सभी को नमस्कार। खेती वाला कनेक्टिंग फार्म्स विद फार्म ड्रीमर्स किसानों और किसान उत्साही लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है। खेती वाला किसान सशक्तिकरण हासिल करने के लिए सभी क्षेत्र हितधारकों के साथ काम करते हैं। हम किसान सशक्तिकरण के लिए आवश्यक प्रयास जारी रखने के लिए 8 विभागों में विस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। खेती वाला एक अनोखा एग्रीटेक ऐप है जो खेती के प्रति जुनून दर्शी निवेशकों से सहित मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के साथ साथ किसानों को सशक्त बनाता है। हम किसानों को महत्वपूर्ण भूमिका और समाज में उनके योगदान पर विश्वास करते हैं। आबादी के लिए भोजन सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम करने वाले किसानों के प्रति कृतज्ञता के संकेत के रूप में हमने खेती वाला नामक एक किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों की प्रगति की यात्रा का समर्थन करता है। खेती संवाद यूपी केवीके डायलॉग यूपी हिंदी संस्करण में का एक समाधान आवश्यकताओं किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप भी बनाना। इसका मंच लक्ष्य है अलग अलग शहरों में किसानों को जोड़ रहे हैं। किसानों को निवेशकों से जोड़ना, किसानों को खेती में वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करना, किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने में मदद करना, किसानों को खेती के डॉक्टर्स उपलब्ध कराना और खेती खेती हर भूमि ज्यादा है और खेत के माध्यम से सेवा क्रमें उपलब्ध करवाना, किसानों का आर्थिक बोझ कम करना। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है। खे, खेती संवाद कृषक समुदाय को वापस देना हमारा केंद्रीय केंद्रीय उद्देश्य हमारी खेती को विशेषताएं और गतिविधियों को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया है जिसमें खेती कॉर्नर, खेती केंद्र, खेती पुरस्कार, खेती समिति, खेती कोशा, खेती केवीके डायलॉग्स, खेती वल्ला, खेती कल्याण। इसमें से सबसे पहले है खेती कॉर्नर। खेती कॉर्नर किसानों को अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने, बिचौलिया से दूर रखने और ग्राहकों के लिए ताजा उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए एक सहज मंच प्रदान करता है। खेत बचाएगा ताकि घर पर सामान पहुंचाया जा सके। इस खंड में किसान अपनी फसल सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं ताकि लाभकारी मूल्य मिल सके। खेती कॉर्नर का मुख्य उद्देश्य ये है कि बिचौलियों को दूर रखने का। खेती पुरस्कार है। खेती पुरस्कार में हम उन सभी प्रतिभाशाली किसानों और जो नए जो किसान से संबंध क्षेत्रों में काम करते हैं उन सभी को पुरस्कार देकर उनकी पहचान को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। खेती केंद्र यह विभाग में यह विभाग प्रतिमंडल में एक केंद्र के माध्यम से किसानों को निवेश, बीज, मशीनरी, उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक मशीनरी या ड्रोन प्रदान करता है। किसानों की फसलों की सुरक्षा, पोषण, संतुलन के लिए विशेषज्ञों को देखरेख में कृषि मार्गदर्शन करता है और एक ही केंद्र पर 16 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाता है। खेती समिति समिट इस खंड में खेती वाला कृषि और संबंध क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी
प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, जिसके माध्यम से लोगों को आधुनिक खेती को तरीकों को समझ मिली। खेती कल्याण खेती कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भाग्य स्वामी पद्धति में आवश्यक निश्चय प्रदान करवाना, अर्थात कस्बों, शहरों, शिक्षित लोगों को व्यवसाय में विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के साथ साझेदारी करना और देखना कि किसानों की फसल इस प्रकार किसानों पर कोई कर्ज ना रहे। केवीके डायलॉग्स प्रस्तुतियों और कार्यशील में की एक श्रृंखला है, जहाँ किसान उद्योगों विशेषज्ञों से अधिक सीख सकते हैं और कई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। खेती वल्ला एग्री न्यूज अपनी मासिक पत्रिका और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रमुख मुद्दों पर कृषि उद्योगों में अग्रणी आवाजों से विशेषज्ञ विषय पर और टिप्पणी प्रदान करता है। खेती कौशल भूमि मालिकों को अपनी भूमि पट्टे पर देने में मदद करता है, जहां बिना भूमि वाले छोटे किसान खेती कर सके। खेती संवाद में है खेती का हाथ, वित्त, उर्वरक, कीटनाशक, विपणन संस्था, खरीदार और नीलामी, बीमा, मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट्स, कृषि प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, समर्थन, बीज या फसल, बोरवेल और स्मार्ट खेती। खेती संवाद यूपी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्षेत्र में यहाँ पर इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, फिलीपींस, अर्बन कृषि, नारी कृषि शक्ति संवाद, इन सब में ये संचालित किया जा रहा है। इन अपकमिंग डेज कन्नाडा, उड़ीसा, पंजाबी, Assamese, etc. We are starting in Vietnam, Indonesia, and Namibia also. खेती वाला ग्लोबल एग्री कॉन्क्लेव खेती वाला ग्लोबल एग्री कॉन्क्लेव 2024। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 15 डेज नॉन स्टॉप सेशन विद 24 आवर्स और इसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, डाइवर्स एग्रीकल्चर ट्रेंड्स, ग्लोबल perspectives, sustainable farming practices, women empowerment, agri finance strategy, agri tech innovations. And 720 speakers, 720 slots and 15 days program. इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें 15 एग्री कैटेगरीज शामिल करना, मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को शामिल करना, 25 कंट्रीज में इसको प्रोग्रेस दिलवाना और 100+ एग्री एनजीओ को बढ़ावा देना। ये हमारी मैगजीन्स है, खेती गुरु, मिलेट्स कॉर्नर, खेती कॉर्नर्स, ऑर्गेनिक कॉर्नर्स। दीज आर द मैगजीन्स ऑफ डिफरेंट खेती संवाद यूपी केवी डायलॉग्स में मैं धनेश्वरी आर्या, पीएचडी स्कॉलर बागवानी। आज का मुख्य जो हमारा टॉपिक है वो खेती में कृषि यांत्रिकरण का महत्व। जो उसके मुख्य स्पीकर है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है महामाया कृषि अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जो कि अंडर है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या। और हमारे जो स्पीकर है वो स्पेशलिस्ट है कृषि
कृषि यांत्रिकरण के। तो आज वो हमारे यहाँ बीच में हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र जी को, जो आगे हम लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैडम। आई एम ऑडिबल नाउ? मेरी आवाज आ रही है यस सबको? सर। यस सर। ओके। ओके नाउ आई एम, मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। इज इट विजिबल? सबको दिखाई दे रहा है? स्लाइड शो हो रही है? सबको दिख रहा है सबको? यस सर। ओके। तो मुझे जैसा टॉपिक मिला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप बताना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं उसमें एक सहायक प्राध्यापक हूँ। मेरा जो विषय है फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग। तो अगर बात करें अगर इंडियन एग्रीकल्चरल मशीनरी की, तो इस समय देखा जाएगा तो टोटल 250 हमारे जो मीडियम टू लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है वो इसमें काम कर रही हैं। और 2,500 के आसपास हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। और अप्रोक्सीमेट 15,000 जो टाइनी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी सेल्स और वॉल्यूम काफी कम होता है। और देखा जाए तो मोर देन 1 लाख से ज्यादा हमारे गांव लेवल पे, जो हमारे गांव लेवल पे छोटे मोटे मैकेनिक हैं, लोहार हैं, जो कृषि यंत्र वगैरह सब बनाते रहते हैं। अगर बात की जाए अगर इंडियन एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडस्ट्री की, तो देखा जाएगा तो सबसे जो मेजर पोर्शन है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री का है। तो आप देख सकते हैं अबाउट 66% जो हमारा है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज काबिज करती है, मतलब अगर देखा जाए। और 34% जो हमारी एग्रीकल्चर मशीनरी है उसका मतलब कि उसकी हिस्सेदारी है। और देखा जाए ट्रैक्टर की जो पॉपुलेशन है, अभी तो ये डाटा शायद और बढ़ गया है, लेकिन ये लगभग ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपका तकरीबन 10 लाख के आसपास आपका ट्रैक्टर का प्रोडक्शन आपका एनुअली होता रहता है। और पावर टिलर का भी लगभग मोर देन लगभग 70,000 से क्रॉस कर गया है। अगर बात किया जाए कि एग्रीकल्चर मशीनरी का कितना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप देख सकते हैं इस चार्ट में सबसे ज्यादा जो फार्मर के पास जो मशीन होता है वो होता है कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर का आप देख सकते हैं कि नंबर्स जो है प्रोडक्शन वाइज 90,000 90 टू 1 लाख जो कल्टीवेटर है एनुअली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। डिस्क हैरो है, आपका एमी प्लाऊ है, रोटावेटर है, सीड प्लांटर है, थ्रेशर है और कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये आप देख सकते हैं कि हम लोग का ठीक ठाक हम लोग लेवल पे क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर मशीनरी है ठीक ठाक काम कर रही है। अगर देखा जाए ट्रेंड्स ऑफ ट्रैक्टर सेल का, तो आप देख सकते हैं कि 1961 से हमारी कहानी ट्रैक्टर की सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और वो एक ट्रैक्टर था जो फर्स्ट ट्रैक्टर हम लोगों ने गुड अर्थ जो था आइसर का वो उसको स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर ये बढ़ते 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 हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग बढ़ते बढ़ते लगभग 32 मैन्युफैक्चरर हम लोग मतलब क्या कहते हैं इस एट प्रेजेंट इस समय इंडिया में उससे ज्यादा ही होंगे वो वर्क कर रहे हैं। और देखा जाए कि अगर इंडिया की पोजीशन इन वर्ल्ड क्रॉप प्रोडक्शन देखा जाए, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग देखिए क्या कहते हैं एरिया वाइज राइस में नंबर 1 है लेकिन प्रोडक्शन में नंबर 2 है, वीट में नंबर 1 है लेकिन प्रोडक्शन में कम है, ऐसे कॉटन, शुगर केन, सोयाबीन। बट सबसे बड़ी चीज जो है गैपिंग आती है वो आती है यील्ड की। जहाँ की जैसा कि आप सब जानते हैं कि यील्ड क्या होता है। आपका जो प्रोडक्शन को अगर एरिया से अगर आपको डिवाइड कर दिया जाए तो आपकी यील्ड आती है। तो यील्ड वाइज देखा जाए तो हमारी यील्ड बहुत ही कम है। अगर देखा जाए यील्ड ऑफ अगर देखा जाए कि राइस की देखा जाए, तो इजिप्ट की आप देखेंगे 9.5 है यील्ड, मतलब इतना टन पर हेक्टेयर। ठीक है। और अपनी इंडिया की जो एवरेज यील्ड 3.1 की है। सेम सिमिलर वैसे वीट का देखा जाए तो जो यील्ड है उसकी बहुत ज्यादा है, क्या कहते हैं यूके का है ना 7.8 टन पर हेक्टेयर का है। और अपनी क्या कहते हैं इंडिया का 2.6 ही है। ऐसे ही कॉटन का है, शुगर केन का है, सोयाबीन का है और कॉर्न का, मेज का है।
तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्शन तो ठीक ठाक कर ले रहे हैं, लेकिन हमारी यील्ड जो है वो अच्छी नहीं है। वो हमारी ग्लोबल क्या कहते हैं जो गैप है उससे काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा ट्रेंड है कि मैकेनाइजेशन का और इल्ड का आप देख रहे हैं, तो इंडिया काफी बिलो में आता है। और क्या कहते हैं, और जो अदर जो यूके है, यूएसए, काफी उनका ठीक ठाक अच्छा खासा होल्ड है ना, यील्ड उनकी ठीक ठाक ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए तो पावर अवेलेबिलिटी एट फार्म है। ठीक है, आप उसका इस चार्ट में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि प्रोडक्शन का अगर आप देखेंगे ट्रेंड, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन आप देखेंगे पंजाब का सबसे ज्यादा है। वजह क्या है कि पंजाब में जो फार्म पावर अवेलेबिलिटी है वो सबसे हाईएस्ट है। वहीं आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, इन सब की जगह मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे यील्ड भी कम है इनकी, और इनकी जो फार्म पावर जो यूज कर रहे हैं, है ना, मैकेनाइजेशन का जो लेवल है वो काफी कम है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कोरिलेशन मिल रहा है कि अगर आपको अपनी यील्ड बढ़ानी है ना, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ना होगा, आपको अपने खेत में इम्प्लीमेंट मशीनरी सब का यूज करना होगा, फार्म पावर जो अवेलेबिलिटी है वो आपको बढ़ानी होगी, तभी आप अच्छे खासा आप ये कहते हैं यील्ड आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये आप ये देख सकते हैं कि परसेंटेज शेयर ऑफ डिफरेंट फार्म सोर्सेज इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे देखिए ईयर वाइज से बढ़ता जा रहा है, मतलब कि 1971 टू 1972 के अगर आप डेके में देखेंगे, कुछ डेके में देखिए एग्रीकल्चर वर्कर्स ज्यादा थे, है ना, और फार्म टोटल पावर अवेलेबिलिटी 0.4 किलोवाट के आसपास थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए बढ़ते बढ़ते आज ये 1.73 से प्लस ये 2 हो गई है। और लेबर एबिलिटी देखिए धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्लोबल जो यील्ड है, मतलब प्रोडक्शन वो बढ़ता जा रहा है। इसकी सबसे डायरेक्ट रिलेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पावर का यूज, जैसे जैसे हम मैकेनाइजेशन हम लोग ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, वो बढ़ता जाएगा। अगर आप ट्रेंड्स इन पावर अवेलेबिलिटी देखें तो इसमें भी क्लियर कट दिखा रहा है कि कैसे कैसे हमारा धीरे धीरे क्या कहते हैं जो ह्यूमन और एनिमल का जो शेयर था पहले 69% हुआ करता था, और अब धीरे धीरे करते करते वो 5% तक में ही आ गया है। इसकी वजह एक है, सबसे बड़ी जो वजह है वो आप देख रहे हैं, डिक्लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर लेवल अवेलेबिलिटी। आज के टाइम पे किसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब भी उसको कुछ भी जैसे जुताई करनी हो खेत की, या फिर खेत में हार्वेस्टिंग करनी हो, कटाई करनी हो, तो उसको लेबर की मतलब की उपलब्धता नहीं होती है, लेबर उसको नहीं मिलते हैं। वो आप देख सकते ट्रेंड, आप देख ही सकते हैं कि 1961 में हमको 70% जो पॉपुलेशन जो थी पूरी इंडिया की, वो एग्रीकल्चर वर्कर्स में थी, और धीरे धीरे घटते घटते ये 48% पर आ गई है, और ये कट होता ही जा रहा है। ये अब जो एस्टिमेटेड है कि ये 2025 तक ये घट के 40% के बिलो हो जाएगा। तो लेबर की जो हमारी एबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है कि पहले देखिए कि कुछ स्कीमें ऐसी थी कि अभी जो आप देख रहे हैं मनरेगा स्कीम है, ये सारी जब से स्कीम आई है तब से धीरे धीरे जो लेबर्स का पलायन जो है वो रुक गया है। ठीक है, लोग अपने ही घरों में काम कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर की तरफ लोग जाना नहीं चाहते। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि एग्रीकल्चर में जो बेरोजगारी है वो छुपी तौर पे है। मतलब कि आदमी जैसे क्या है कि जैसे जो लेबर की जो जो मेन इंटेंसिव वर्क है, या तो जैसे बुआई के समय होता है तब लेबर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, या कटाई के टाइम पे, और बाकी महीने जो लेबर होता है वो खाली बैठा रहता है। तो उस टाइम के पे जो जो बेरोजगारी छुपी हुई है, वो लेबर कहाँ जाए, तो इसी वजह से वो लेबर जो है माइग्रेट करता है शहर की तरफ, और फिर वो शहर में जाके अपने अर्निंग रोजगार व्यवसाय वगैरह करता है। तो इस वजह से जो हमारा ट्रेंड है वो धीरे धीरे लेबर की जो है डिक्लाइनिंग आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लेबर जो है खेती की तरफ वो झुक रही है। ठीक है, अब आप और इस स्लाइड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मैकेनाइजेशन हो चुका है, और कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा गैप है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे बेसिक जो ऑपरेशन है हमारा टिलेज। टिलेज होता है बेसिकली मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि जो भी मिट्टी की हम जुताई करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, या कुछ भी इस टाइप से करते हैं, जो भी लैंड प्रिपरेशन वगैरह जो कुछ करते हैं, वो हमारा मेन टिलेज कहलाता है। और टिलेज में आप देखेंगे कि हमारा जो मैकेनाइजेशन लेवल काफी ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ चीजों में अभी भी हमारी क्या कहते हैं मतलब कि हमें जो मैकेनाइजेशन है वो थोड़ा लगना है। फिर बात आती है सोइंग की। सोइंग में देखा जाए तो हमारे पास पैडी वीट के लिए और अदर जो सरसों है इन सब के लिए सीड ड्रिल वगैरह मौजूद है, लेकिन
आज भी दिक्कत किस में आ रही है, आपका राइस के लिए आ रही है। राइस की आज भी देखा जाए, अभी भी इफिशियंट कोई सोइंग मशीन नहीं है राइस क्रॉप के लिए। अभी भी क्या कहते हैं, आप देखेंगे लेबना है, हॉर्टिकल्चर जैसे हैं, आपका जो भी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, इन सब के लिए भी आज भी कोई सही एफिशिएंट मशीन नहीं है। शुगर केन की भी ट्रांसप्लांटिंग में भी आज भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, सोइंग में। पोटैटो की भी खासकर बहुत ज्यादा दिक्कत है ही, पोटैटो में भी। और उसी तरह हमारा मेज और सीरियल्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और आगे बढ़ा जाए तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, आज भी आप देखेंगे पूरे पैन ऑफ इंडिया फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, वो टोटली आपका कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से होता है। बहुत रेयर होगा जो मशीन का यूज करता होगा। तो इस क्षेत्र में भी काफी मैकेनाइजेशन की बहुत जरूरत है। फिर अगर आप देखेंगे कि इरिगेशन में भी, तो इरिगेशन में हमने मैकेनाइजेशन तो ठीक ठाक कर लिया है, लेकिन अभी भी उसमें स्टिल जो है हम लोग अभी भी जो नहीं खाला बना के फरो इरिगेशन ये सब नालियों के थ्रू देते हैं, चैनल के थ्रू देते हैं। आज भी हम लोग पाइपिंग या ड्रिप स्प्रिंकलर का यूज नहीं कर रहे हैं। फिर बात आती है हार्वेस्टिंग में, तो हार्वेस्टिंग में हमने ग्रेन्स के लिए तो हार्वेस्टर बना लिए हैं, लेकिन स्टिल अभी भी कॉटन हो गई, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो गई, शुगर केन हो गया, इन पोटैटो की हार्वेस्टर तो मौजूद है, लेकिन पोटैटो की कंबाइन नहीं है। मतलब कि पोटैटो को जो काट मतलब कि हार्वेस्ट कर ले और उसको क्लीन करके दे सके। तो इन सभी चीजों में भी आज भी क्या कहते हैं, अभी भी मैकेनाइजेशन की काफी जरूरत है। और साथ ही आगे बढ़ देखा, पोस्ट हार्वेस्ट जो भी प्रोसेस है वो भी अभी भी हम मैनुअली करते हैं, उन सब में भी मैकेनाइजेशन की ढेर सारी आवश्यकता है। अगर हम देखा जाए कि नीड ऑफ फॉर्म मैकेनाइजेशन की, फॉर्म मैकेनाइजेशन क्यों जरूरी है, तो पहला जो उसका मेन पर्पज है वो है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो मैंने पिछले स्लाइडों में आपको बता ही दिया है कि अगर आपको अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ानी पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे जैसे आपके पास पावर अवेलेबिलिटी रहेगी, आप तुरंत फटाफट से तुरंत काम कर सकते हैं। सेकेंड जो नीड है वो है हमारा लेबर सेविंग का। अगर हम मैकेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हम अपनी लेबर की बचत हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हमको मिलती है और टाइम पे में मिलती भी नहीं है ना। फिर तीसरी चीज है टाइमलीनेस ऑपरेशन। तो अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपकी फसल है जो तैयार खड़ी है, और बारिश का महीना आने वाला है। तो अगर आपके पास क्या कहते हैं मैकेनाइजेशन है, आपके पास मशीनरी, आप तुरंत उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास क्या कहते हैं मशीनरी नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है, तो क्या होगा, बारिश होगी और आपकी जो क्रॉप्स है, स्टैंडिंग क्रॉप स्पॉइल हो सकती है। तो ये सब चीज जो हमें कोई भी चीज टाइम टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर करना है, क्योंकि खेती का काम ऐसा नहीं है कि छोड़ दो कि 2-3 महीने छोड़ दो, आपको हर चीज के एक टाइम स्लॉट बना है, उसी विंडो में ही आपको खेती काम करना है। फिर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में कुछ इसको कहा जाता है सूक्ष्म खेती या परिशुद्ध खेती। तो वहां पे भी कहते हैं मैकेनाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि राइट अमाउंट एंड राइट एप्लीकेशन एंड राइट टाइम, ये हम तभी पॉसिबल कर, बिना मशीन मैकेनाइजेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी इसकी कहते हैं मैकेनाइजेशन की जरूरत है। फिर अगला है हमारा कॉस्ट इफिशियंसी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग मशीनरी का यूज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट इफिशियंसी वो अच्छी खासी आएगी। फिर होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम लोग मैकेनाइजेशन का यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, अगर मैकेनाइजेशन का अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, एक तरह से ये रोजगार को भी बढ़ावा देगा, कस्टम हायरिंग सेंटर, ये सारी चीजें हमारी ये सब डेवलप हो सकती हैं। एडॉप्शन टू क्लाइमेट चेंज, तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को मैकेनाइजेशन में भी जो भी आपका बदलाव है वो करना पड़ेगा। उसी हिसाब से हमको हर चीज करनी पड़ेगी। आप देखते होंगे पहले जो बारिश का स्पैन था, वो पहले अगर देखा जाए कि टोटल 4 महीने की बारिश अगर महीना होता है, 4 महीने का मतलब 120 दिन का, उसमें से पहले 70 डेज या 90 डेज के आसपास बारिश होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। अब बारिश का स्पैन है वो घट के 30 दिन तक में हो गया है। तो अब क्या हो रहा है कि बारिश तो हो लगभग उतनी रही है, लेकिन वो जो बारिश पहले 90 दिन तक बरसता था, वो पानी अब 30 दिन में ही गिर जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ढेर सारा क्या कहते हैं पानी आ जाता है और वो मैनेज नहीं हो पाता। तो यहाँ पे भी मैकेनाइजेशन या फिर जो हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ताकि उस पानी को हम हार्वेस्ट करके उसको कहीं संरक्षित कर सके और उसको एज पर नीड उसको आगे हम लोग यूज कर सकें। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, तो जाहिर सी बात है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, पहले टाइम जो बुलेट कार्ट वगैरह ये सब करते थे, उससे अब शिफ्ट होकर मैकेनाइजेशन तौर पे हम लोग आना पड़ेगा। हम लोग को जो जो भी हमारे जो ग्रेन्स है, प्रोड्यूस है, उनको हम लोग कहते हैं मैकेनाइज होकर उनको कैसे मशीन की तरह हेल्प से उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और लास्ट है हमारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। तो ग्लोबल
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, मतलब कि हमारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन घटना नहीं चाहिए, वो मेंटेन रहना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल एक देना चाहूंगा कि MS स्वामीनाथन थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसान के किसी फील्ड पर अगर इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक हो जाए, मतलब कीड़े मकोड़े का अगर अटैक हो जाता है, तो फार्मर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन है या तो वो स्प्रे करे, वरना वो प्रे करे। तो देखा जाए, अगर लोग भी कहते हैं कि ठीक है कि स्प्रे करने से केमिकल यूज हो रहा है ना, हमारी जमीन खराब हो रही है, हमारा क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं जो फूड की क्वालिटी है वो गिर रही है, मैं मान रहा हूँ ये सब बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर आप आज के टाइम पे केमिकल्स, फर्टिलाइजर और स्प्रे का यूज ना करें, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिर के कितना बहुत कम हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको भूख से मरना है या कैंसर से मरना है। कैंसर का हो सकता है कि आगे आने वाले 10 साल बाद हम लोग दवाई कुछ कर लें, इलाज कुछ ढूंढ लें, लेकिन अगर अभी हमने स्टॉप कर दिया, जैसे आपने श्रीलंका में सुना नहीं कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ चले गए, 100% पूरा मुल्क शिफ्ट कर गया नेचुरल फार्मिंग में, है ना। तो क्या हुआ, वहां पे दिक्कत था कि प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी। तो वो हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे करना है। तो मेरा मानना है कि क्या कहते हैं, अगर पहले क्या कहते हैं आप पहले इसको उस काबिल हो जाइए कि अपना जो प्रोडक्शन उसको सरप्लस करिए, देन फिर आप धीरे धीरे शिफ्ट करिए क्वालिटी पे। नेक्स्ट हमारा है कि सोर्स ऑफ फार्म पावर। तो अब देखा जाए कि अगर और मैकेनाइजेशन के डीप में चलेंगे, तो जो पावर अवेलेबल है हमारे फार्म पे, वो बेसिकली हमको क्या क्या मिलता है। एक तो ह्यूमन पावर मिलती है, एनिमल पावर मिलती है, मैकेनिकल पावर में आप देख सकते हैं आपका ट्रैक्टर हो गया, पावर टीलर हो गया, ऑयल इंजन मिलती है, इलेक्ट्रिक पावर हो गया, और रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। ये भी फील्ड बड़ा अच्छा है, इस पे भी काफी काम किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रीन फील्ड है, ये हमारा कार्बन एमिशन इन सबको रोकता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें आपका बायोगैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इनका भी यूज हम फार्म मैकेनाइजेशन में कर सकते हैं। और अगर देखा जाए मैन पावर है, तो मैन पावर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो स्लाइड में वो शो हो रहा है। तो बेसिकली आपका ट्रांसप्लांटिंग हो गया, है ना, विनोइंग हो गया, वीडिंग हो गया, ये सारे ऑपरेशन है ना, ये सारे ऑपरेशन हम लोग ह्यूमन मैन पावर से करते हैं डायरेक्ट। फिर आपका देखा जाए एनिमल पावर का यूज कहाँ कर सकते हैं, तो जोतने, खेत जोतने के लिए करते हैं, है ना। बुलक कार्ट का यूज करके करते हैं, कि मतलब कि जो भी हमारा हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस है उसको ट्रांसफर करना हो, शिफ्ट करना हो, उसके लिए करते हैं। और सम टाइम बुलक इसका जानवरों का यूज हम लोग वाटर लिफ्टिंग में भी करते हैं, जो राहट मायादास लिफ्ट आप लोग ने देखा होगा गांव में पुराने टाइम पे। ये हमारा अगली स्लाइड जो शो हो रही है, ये हमारा कि ट्रैक्टर की शो हो रही है कि कैसे कैसे मैकेनिकल पावर हमारा ये यूज हो रहा है। तो मैकेनिकल पावर में आपका ट्रैक्टर हो गया, पावर टीलर हो गया, और इंजन जो होता है 5 HP 10 HP का इंजन जो फार्म पे अवेलेबल होता है, उसका ये स्लाइड शो कर रहा है आपको। ये हमारी इलेक्ट्रिकल पावर, ये स्लाइड हमारी इलेक्ट्रिकल पावर और रिन्यूएबल पावर को शो कर रहा है, कि इनको भी कि रिन्यूएबल एनर्जी से भी हम अपने फॉर्म पे क्या कहते हैं इसको यूज करके अपना क्या कहते हैं काम चला सकते हैं। अब आता है हमारी बात की चैलेंजेस इन फार्म मैकेनाइजेशन। तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, जो इंडिया में सबसे बड़ी चीज है कि जो लैंड है हमारे पास, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, ठीक है। और उनके लिए जब आप मशीन बनाते हैं तो आपको थोड़ा छोटे साइज का बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो अच्छा जो लैंड वो भी है स्मॉल मार्जिनल है, और प्लस फ्रेगमेंटेड है, एक जगह नहीं है कि चलो इकट्ठा एक जगह हो तो उन पे आप बड़ी मशीन चला लो। तो आपको जो भी सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि आपको छोटे छोटे फार्मर के हिसाब से आपको मशीन का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स स्केल। तो और जाहिर सी बात है हमारे जो इंडियन फार्मर है वो थोड़े से पुअर है ना, तो वो क्या कहते हैं फार्म साइज की वजह से तो उसको वो भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा कि उनके इकोनॉमिक स्केल के हिसाब से इक्विपमेंट डिजाइन करें। फिर उसके बाद हमें पावर एबिलिटी भी बढ़ानी है फार्म पे। फिर सबसे बड़ी चीज आती है कि हमें एक मैचिंग मशीनरी भी बनानी है। हो सकता है कि हमारा क्या कहते हैं हमने पावर ट्रैक्टर बना लिया, लेकिन उसके मैचिंग की हमें एक इंप्लीमेंट भी बनाना होगा, ताकि उससे मैच हो सके और वो उसका यूटिलाइज किया जा सके। फाइनेंशियल फैक्टर भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे इंडिया में ट्रैक्टराइजेशन तो ठीक ठाक हो गया है, लोग ट्रैक्टर तो खरीदते हैं, है ना, जैसे पड़ोसी ने ट्रैक्टर खरीदा तो हमको भी ट्रैक्टर खरीदना है, इस चाव में हम लोग ट्रैक्टर खरीद लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि 90% ऑफ जो ट्रैक्टर जो बिक रहे हैं इंडिया में आज भी, वो सारे फाइनेंशियल सपोर्ट से बिक रहे हैं, बैंक के लोन से बिक रहे हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे उसकी कास्ट कम की जाए, कैसे फाइनेंशियली जो डिपेंडेंसी ऑन बैंक है वो कैसे कम किया जाए। फिर उसके बाद एनर्जी इफिशियंट। जाहिर सी बात है कि अगर क्या कहते हैं जो भी हमें इस पे ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा इंप्लीमेंट है वो एनर्जी इफिशियंट हो, कि कम पावर में ज्यादा हमें आउटपुट दें।
क्रॉपिंग पैटर्न के हिसाब से भी हमें काम करना होगा कि जितने हमारी क्रॉपिंग पैटर्न है, अगर क्योंकि आप आजकल बात चल रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो हमें ऐसे इंप्लीमेंट बनाने होंगे कि जो कई क्रॉप में यूज हो सके, मल्टीपल टाइम हर क्रॉप में यूज कर सके। हिल एग्रीकल्चर, आज भी हमारे जो हिल एग्रीकल्चर है उसमें भी ज्यादा मैकेनाइज नहीं हो पाया है, उन पे भी हमको करना है। टेक्नोलॉजी गैप, तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारी टेक्नोलॉजी गैप है, क्योंकि अभी भी हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पाए हैं, हर किसानों के एक एंड तक नहीं पहुंच पाए कि उनको टेक्नोलॉजी का अभी भी हम एक्सटेंशन दे सके। फिर उसके बाद क्वालिटी कंसर्न है ना, क्वालिटी भी हमें ध्यान देनी है कि हमें ऐसा चीज बनाना है कि जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है वो ठीक ठाक क्वालिटी बना पाए, ताकि वो इम्प्लीमेंट जो भी बन के आए वो सालों साल चले। ऐसा नहीं कि इम्प्लीमेंट बना दिया है ना चाइनीज टाइप का हो कि 1-2 साल चले उसके बाद खराब हो जाए। हमें इंडियन के फार्मर के हिसाब से बनानी होगी कि कम से कम जो भी हम बनाए वो 3-4 साल कई कई चले। फिर सबसे मेजर कंसर्न है आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये देखा जाए कि मशीनें बन जाएंगी, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे मशीनें चलती हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन्स आते हैं, वियर आउट होता है, मेंटेनेंस जरूरत पड़ती है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज की भी हमें जरूरत पड़ेगी, उनको फार्मर को सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग भी अपना जो ऐप बना रहे बता रहे हैं वो भी जो है, तो आपका जो मेजर कंसर्न है कि उसके जब से आपने फार्मर को ऐप तो दे दिया, चलने लगेगा, लेकिन आफ्टर दैट आपको फार्मर को सर्विस भी देनी पड़ेगी। हो सकता है फार्मर कहीं स्टक कर जा रहा है, उसको आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो सेम चीज हमारे यहाँ भी है कि अगर हम लोग मशीन वगैरह डेवलप कर रहे हैं तो उसके कैसे उसको मेंटेनेंस है, कैसे सारी चीजों को ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर देखा जाए फ्यूचर ट्रेंड्स की बात की जाए, फ्यूचर एस्पेक्ट की बात की जाए कि क्या होना चाहिए, कैसे कहाँ शिफ्ट कर रहा है फार्म मैकेनाइजेशन, तो सबसे जो बर्निंग टॉपिक है आजकल प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, कि कैसे हम लोग ड्रोन, सेंसर, जीपीएस इन सब का यूज करके कैसे अच्छे से हम लोग क्रॉप को मैनेज कर सकें। सेकेंड थिंग है हमारा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ठीक है, रोबोटिक्स ऑटोमेशन की मतलब बिना ह्यूमन के, बिना इंटरफेस के हम लोग कैसे उसको चला सके। एआई डाटा एनालिटिक्स, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कि जैसे ही क्या कहते हैं मॉइस्चर कम हो, ऑटोमेटिक ही अपना इरिगेशन पंप चालू हो जाए और क्या कहते हैं वाटर सप्लाई कर इरिगेट कर दे एरिया। कैसे ही जैसे ही क्या कहते हैं आपका मान लीजिए इंसेक्ट का अटैक दिखे तो हमारे पास ऐसे ड्रोन असिस्टेंट ड्रोन हो कि तुरंत स्प्रे कर दे, तो ये भी एआई बेस्ड सारी चीजें होंगी। फिर स्मार्ट फार्मिंग सोल्यूशन, इसमें भी रियल टाइम जो भी एग्जैक्ट जो टाइम पे जो भी चीज जरूरत है उनके हिसाब से मशीनरी को हमें इनहेंस करने की भी काम करना है आगे। ठीक है, एनर्जी इफिशियंट मशीनरी, हमें ऐसी मशीनरी बनाना है कि जो जिनकी कॉस्ट कम हो और इन्वायरमेंट पे लेस इम्पैक्ट डाले। ठीक है, फिर कस्टमाइज इक्विपमेंट फॉर स्मॉल फार्मर, तो जैसा हमने बताया कि आगे आने वाले टाइम पे जो छोटे छोटे स्मॉल फार्मर के लिए भी ढेर सारी ऐसे ऐसे मशीनें बन के आएंगी कि जो क्या कहते हैं उनको इजिली अपने फार्म पे यूज कर सके। फिर है फार्मिंग एज सर्विस मॉडल, इसमें जो है कि फार्मर को मशीनों का जैसे खरीदने का बर्डन नहीं रहेगा, और ऐसे सर्विस सेंटर रहेंगे जो फार्मर को प्रोवाइड कराएंगे आपको इक्विपमेंट मशीनरी, ताकि फार्मर को कस्टम हायरिंग बेसिस पे ले सके, अपने चला सके, किराए पे चला सके। जैसे गांव पे आमतौर पे देखे होंगे आपने कि, कि जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होता वो क्या करते हैं, किराए पे ट्रैक्टर चलवाते हैं। तो वैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग है कि डिफरेंट जो भी फार्मर के स्टेक होल्डर्स है उनसे कोलैबोरेट करें, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और उनका स्किल डेवलप करें, उनको सब चीज चलाना सिखाए, बनाना सिखाए, ये सारी चीजें हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और गवर्नमेंट को भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी मशीनरी, जो भी नई चीज हम लोग डेवलप करें तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे और फार्मर को भी सपोर्ट करे, ताकि वो फार्मर उसको सब्सिडी के रूप में उसको खरीद सके। क्लाइमेट रेजिलेंट मशीनरी, तो ऐसी मशीनरी भी आगे फ्यूचर में डेवलप करने की जरूरत है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी मशीनरी बन के आए। डिजिटल प्लेटफॉर्म है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हैं जो फ्यूचर में अभी और करना के काम रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे 1960s के टाइम पे जो ये जो थ्रेशर थे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होते गए और बड़े स्प्रे बनते गए। तो ये हमारे कुछ क्या कहते हैं रूट क्रॉप हार्वेस्टर है। जब बात करते हैं हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, तो हमें वेजिटेबल क्रॉप जो रूट क्रॉप है उसकी तरफ शिफ्ट होने के लिए कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये रूट क्रॉप हार्वेस्टर है, ये यूज फॉर द ओनियन, कैरेट, है ना, प्याज के लिए, गाजर के लिए, लहसुन के लिए, टर्मरिक, हल्दी वगैरह के लिए, आलू वगैरह के लिए, ये जितने भी रूट क्रॉप सबके लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत काफी पॉपुलर है, पूर्वांचल में काफी ये ज्यादा ये चलता है। वेस्टर्न यूपी में भी जहाँ पे आलू वगैरह के लोग खेती करते हैं वहां पे भी ये मशीन काफी पॉपुलर है। ये आजकल के टाइम पे एक बहुत बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है ना, स्ट्रॉ मैनेजमेंट। देखा है क्या देखा जाता है कि पैडी स्ट्रॉ जो होती है
है ना। लोग क्या होता है कि बेसिकली जो हार्वेस्टिंग विंडो है पैडी की, जब पैडी को लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं और जो हमारा नेक्स्ट क्रॉप है वीट की सोइंग के, तो बीच का फासला काफी कम मिलता है। और किसान को ने देखा है कि अगर हम लेट अगर सोइंग करते हैं, लेट बुआई करते हैं गेहूं की, तो हमारी यील्ड पे असर पड़ता है। तो किसान चाहता है जल्द से जल्द उसका खेत खाली हो। इस चक्कर में किसान क्या करता है, अपनी खेत में वो आग लगा देता है, मतलब जो धान का जो पराल है ना, स्ट्रॉ है, उसको बर्न कर देता है। ठीक है। इससे क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई जाहिर से पोल्यूशन होगा, है ना। जो आपका क्या कहते हैं, जो आजकल जो दिल्ली नहीं आता कि एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ज्यादा खराब हो गया है, तो वो सब इसी वजह से होता है। तो इसको रोकथाम के लिए हमें स्ट्रॉ को मैनेज करने की जरूरत है। तो उसके तीन तरीके हैं। पहला है, आप तो या तो खेत से स्ट्रॉ को निकाल लो, है ना, जो भी है, तो उसके लिए आप नीचे देख रहे हो स्ट्रॉ बेलर मशीन है। वो अगर आपके स्टैंडिंग स्ट्रॉ है तो वो उसको खेत से डायरेक्ट उसको बेल्स बना के निकाल रिमूव कर सकता है। दूसरा है कि आप स्ट्रॉ को एज अ मल्च की तरह यूज करो। तो स्ट्रॉ मल्च के लिए आपका सबसे अच्छा जो इम्प्लीमेंट है वो है आपका हैप्पी सीडर और स्पेशली मॉडिफाइड नो टिल डिल। और तीसरा तरीका है कि स्ट्रॉ को, जो पेडी स्ट्रॉ है, पराल है, उसको मिट्टी में मिक्स कर लो, इनकॉर्पोरेट कर लो। तो वो आपका स्ट्रिप टिल हो गई, और स्टॉप चॉपर कम स्प्रेडर, ये सारी चीजें हैं। सुपर सीडर आजकल चल रहा है, वो भी काफी अच्छा है ना। तो ये सारी चीजों का यूज करके हम पैडी स्ट्रॉ है या फिर हमारे जो पराल धान की पराली है, उसको हम लोग मिट्टी में इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो क्या कहते हैं, जो पराली है वो जमीन में अंदर जाके मिक्स होके तो डिग्रेड हो जाएगी, और उसकी कहते हैं मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगी। ये कुछ थोड़े बहुत मशीन हैं जो भी डेवलप, मतलब कि चल रहे हैं, मतलब हो चुके हैं ऑलरेडी और थोड़ा पॉपुलर हैं। जैसे ये हमारा एक देखेंगे तो ये वेजिटेबल, आपका वेजिटेबल सीड के लिए ये आपका प्लांटर है, पहला वाला जो है ओनियन। तो वो आपका ओनियन हो गया, छोटे जो सीड है हमारे पास, उनका उनको प्लांटिंग के लिए है। दूसरा आप देखें पिक पोजिशनर, जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, जैसे मैंगो हुआ, आपका सिट्रस हुआ, जितने भी ज्यादा हाइट वाली क्रॉप है, ऑर्चर्ड क्रॉप है, उनमें अगर हार्वेस्टिंग करनी होगी, प्रूनिंग करनी हो, तो ये पिक पोजिशनर का काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। ऐसे ये न्यूमेटिक प्लांटर हो गया, ये भी स्मॉल सीड्स के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और एक बीच में आप मशीन देख रहे होंगे, गैस सक्शन मशीन। तो इसके बारे में बताऊं कि ये एक्चुअल में क्या होता है कि जिन इलाकों में कुएं से पानी लिया जाता है, तो क्या होता है कि बरसात के टाइम पे, जब जहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर कुएं में डिपॉजिट होती है। और ये कई बार केस देखा गया है कि किसान जब उस पंप को उतारने के लिए जाता है, तो कहते हैं तो उसको अचानक से ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और चक्कर खा के गिर पड़ता है, और उसी टाइम उसकी डेथ हो जाती है। ऐसे कई केस पाए गए, कहते नहीं कुएं में जहरीली गैस बन गई, जहरीली गैस बन गई। बेसिकली होता क्या है कि बरसात के मौसम में आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कुएं में ऑक्यूपाई हो जाती है और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है। तो ये जो गैस सक्शन मशीन है, ये क्या करेगी, आपको कुएं से गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई हुई है, उसको सक करके बाहर निकाल देगी, और ताकि तब कोई भी फार्मर है वो अपना इजिली जाके पंप वगैरह की रिपेयर वगैरह कर सके। ये कुछ रिसेंट और डेवलपमेंट है आगे फ्यूचर के ट्रेंड के। ये जैसे आप देख रहे होंगे ऊपर फोटो है, वो है हमारा एन सेंसर। ठीक है। मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा, ये जो प्रिसीजन फार्मिंग के टूल्स है उसका यूज करके हम लोग जो भी नाइट्रोजन की जो भी हमें जरूरत है, वो डायरेक्ट फील्ड क्रॉप में ये सेंसर लगे स्कैन कर लेंगे, और उसके पीछे वीआरटी वेरिएबल रेट एप्लीकेटर है, वो उससे लगा के हम लोग सीधे हम लोग डायरेक्ट क्या कहते हैं यूरिया का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये कुछ आप देख रहे होंगे कि ये हमारा क्या कहते हैं यील्ड मॉनिटर है। अभी तक क्या होता है कि किसान जो खेत कटाई करता है ना, जो पंजाब से आते हैं खेत को हार्वेस्ट करने वाले, वो क्या करते हैं एकड़ के हिसाब से खेत काटते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं जब खेत में एक सिमेट्री यील्ड तो होती नहीं है, कहीं पे गेहूं की मात्रा ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी उपज की मात्रा। तो ये क्या कहते हैं, यील्ड मॉनिटरिंग क्या है, आपकी पूरी यील्ड की मैपिंग कर देता है कि पर्टिकुलर आपके खेत में किस किस पैचेस पे ज्यादा यील्ड है, किस किस पैचेस पे कम यील्ड है। तो आदमी को जो भी उसका ट्रीटमेंट करना हो, वो बड़ी इजीली कर सकता है कि हाँ इस पैच में अगर यील्ड कम आ रही है तो यहाँ के हमें मिट्टी की टेस्टिंग की जरूरत है। तो एक खेत का यील्ड मैप बनना बहुत आ सकता है। तो ये यील्ड मॉनिटरिंग सेंसर हम लोग अगर कंबाइन में लगा लें, तो इससे हम क्या कहते हैं इजिली हम लोग खेत का एक मैप तैयार हो जाएगा, इल्ड मैप तैयार हो जाएगा, और कहाँ कहाँ पे इल्ड हमारी कम है, कहाँ कहाँ पे इल्ड हमारी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करना हो वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो मैकेनाइजेशन का इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जैसे ही मशीनें बढ़ती हैं तो सबसे बड़ा चीजें क्या आती है, सेफ्टी कंसर्न।
क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी चीज आई कि जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, है ना। थ्रेशर है, थ्रेशर में आदमियों का हाथ चला जाता है ना, हाथ कट जाता है। तो ढेर सारी इस टाइप की चीजें जो है वो हो रही हैं। तो एक पर्टिकुलर फार्म मैकेनाइजेशन इस पे काम करता है एर्गोनॉमिक एंड सेफ्टी पे। तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसी वजह से एक एक्ट आया था, डेंजरस मशीन एक्ट 1983। तो उस एक्ट में जितनी भी ऐसी मशीनें थी जिनसे एग्रीकल्चर एक्सीडेंट होते थे, उसको उसके अंदर लाया गया। और फिर उसके बाद विक्टिम को आइडेंटिफाई करके उनको जो भी मुआवजा है वो सब दिया गया। और प्लस उसके कुछ नॉर्म्स बनाए गए कि जैसे जो हम लोग थ्रेशर में जो हम लोग जो हार्वेस्टेड मटेरियल फीड करते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो भी आपके बेल्ट वगैरह लगे होते हैं उनको कैसे कवर करके रखना चाहिए। अगर आप ये फोटो देख पा रहे हो तो ये सारा चीज देखिए उसी से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख रहे हैं थ्रेशर जो है, थ्रेशर की जो आपकी फैन बेल्ट है ये सबको कवर करके रखा गया है, जाली से कवर करके रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है कि गलती से हाथ न चला जाए, कपड़ा न चला जाए, बाल न चले जाए, ताकि उसमें फंस कुछ ड्रेजरी हो जाए, कुछ ऐसा दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। फिर अगर आप देख सकते हैं तो ये ट्रैक्टर के ऊपर देख रहे हैं एक ऐसा एक रोल ओवर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये इस पे सीट बेल्ट लग जाता है ताकि गलती से अगर ट्रैक्टर कभी ओवरटर्न है ना या पलट जाए तो आदमी को डैमेज ना हो। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका ये हडम्बा थ्रेशर है, थ्रेशर के आगे एक फीडिंग यूनिट अलग से लगा दिया गया कि आदमी डायरेक्ट थ्रेशर में फीड करे, एक ये उठा के क्या कहते हैं एक फीडर कन्वेयर में फीड करे ताकि वहां से मटेरियल चला जाए और आदमी सेफ रह सके। और ऊपर आप देख सकते हैं एक ट्रॉली लगी हुई है, उसका भी काफी यूज किया जाता है, प्रेशर ट्रॉली। तो ये सारी चीजें हमारी ये डेंजरस मशीन एक्ट 1983 के अंदर में ये सब आती हैं। तो इसी के साथ मेरा क्या कहते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखिए। फार्मरों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक देखा जाए कि एक टॉपिक है ना। बिना एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ना आप अच्छी यील्ड पा सकते हैं, और अगर और ना ही आप क्या कहते हैं अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें हैं। एनी क्वेश्चन एनी डाउट तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Thank you, sir, for such a wonderful lecture. I have some questions, sir. बताइए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग जो मशीनरी यूज करते हैं तो इसके कोई नकारात्मक इफेक्ट है जो पर्यावरण को इफेक्ट करते हैं? नकारात्मक इम्पैक्ट यही है कि जैसे अब क्या हो रहा है कि आप जो अभी डीजल पेट्रोल का यूज हम लोग कर रहे हैं है ना। तो इनका क्या होता है, इनका जो पोल्यूशन है ये सब है। तो धीरे धीरे जो शिफ्टिंग है, अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो इंजन पे काफी काम चल रहा है ना, कैसे इसमें जो इमिशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना, इन्वायरमेंट को ना किया जाए। हाँ, और क्या कहते हैं जो आपका जो सोलर एनर्जी, सोलर पावर ट्रैक्टर का पे काफी तेजी से काम चल रहा है, विदेशों में तो काफी तेजी से काम चल रहा है कि ऐसे ट्रैक्टर बना, जैसे ई रिक्शा आपने देखा है ना। तो वैसे ही कुछ यस। ऐसा कुछ बनाया जाए कि ताकि इन्वायरमेंट को लेस इम्पैक्ट करके हम काम कर सकें। दूसरा जो आप कह सकती हैं कहीं अगर हार्म करता है थोड़ा बहुत, तो एक थोड़ा बहुत जो स्प्रेइंग वाला मैंने कॉज आपको बताया था वो है इंपॉर्टेंट। कि स्प्रेइंग जो करते हैं तो वो थोड़ा सा आपका इन्वायरमेंट पे असर डालता है। तो उसके भी वही है कि इम्पैक्ट कि वो बहुत जरूरी भी है ना। क्योंकि फार्मर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर या तो प्रे करे या स्प्रे करे। यस सर, थैंक यू सर। सर, इसके साथ एक और क्वेश्चन था कि जैसे जैसे जो मशीनरी है, यंत्र है, उसका उस पर जैसे सरकार जो गवर्नमेंट है वो कितनी सब। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम ऑडिबल सर? हाँ, बताइए बताइए। मैडम देखिए, जो सब्सिडी है ना वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मशीनों पे अलग अलग रेंज पे है। ठीक है। तो जैसे अगर आप इरिगेशन के इक्विपमेंट पे जाएंगे तो 60 से 70 90% तक की सब्सिडी है। अगर आप क्या कहते हैं कल्टीवेटर वगैरह पे जाएंगे तो 60% से 40% तक सब्सिडी है। और ऐसे डिफरेंट जो जैसा जिसका यूज है वैसा, जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे है ना, तो वहां पे आपका 70% तक सब्सिडी मिल जाती यस। है। वो आपका अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग कैटेगरी वाइज सब्सिडी मिलती रहती है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यस सर।
और सर ऐसे कौन से मतलब कृषि यंत्र हैं जो कि किसान के पास होना ही चाहिए फॉर हाँ, फार्म? तो देखिए, सबसे कॉमन जो देखा जाए यंत्र है, तो आपका पहले सबसे जरूरी है ट्रैक्टर, तो है ही, है ना। ट्रैक्टर यस तो सर। बेसिक बेसिक हमारा है कि इससे पावर अवेलेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद आपका कल्टीवेटर होना चाहिए। अगर आपकी जो लैंड होल्डिंग है ठीक ठाक है, अच्छी खासी लैंड होल्डिंग है, तब आपके पास एक एमबी प्लाऊ और यहाँ पर सीड ड्रिल, आपको खुद का, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हर तीसरे या चौथे साल पर हम उसमें जो आपका होता है डीप टिलेज होता है ना, सब सॉइलर प्लाऊ वो चलाएं। ताकि क्या होता है ना कि लगातार टिलेज करने से, है ना, लगातार जुताई करने से ऊपर की लेयर तो भुरभुरी रहती है, लेकिन नीचे की लेयर है एक हार्ड पैन क्रिएट होती जाती है। तो आदमी को सब सॉइलर का भी यूज करना चाहिए, ताकि वो नीचे की जो हार्ड पैन है उसको भी ब्रेक किया जा सके, और वो फिर उससे उपज अपने हमारी बढ़ सके। ओके सर, थैंक यू सर।